हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे कंप्लीट काइनेमेटिक्स इन 1D मोशन के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बिना आप फिजिक्स के कोई भी चैप्टर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वेक्टर्स का कंसेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने वेक्टर्स अभी तक नहीं देखा है तो आप वेक्टर्स को जाके देख लें जल्दी से, और उसके बाद ही आप काइनेमेटिक्स पे आए। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मोशन। ओके, तो मोशन तो पता ही है आप सबको कि एक ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन चेंज करता है एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब हम बोल सकते हैं कि ये आपका मोशन में है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पकड़िए, एक आपका प्लेन है ऐसे करके एक्स वाई प्लेन है आपका, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ये वाला होगा। ठीक है, और सपोज कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक किया है। ठीक है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये यहाँ तक डिस्प्ले हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सिमिलरली अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को ही उसका रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो क्या होता आपका कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में हमेशा सेम ही होता। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ और इटसेल्फ। ओके, तो अभी आप आइए काइनेमेटिक क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। ओके, तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आपका एक मैकेनिक्स का ब्रांच होता है, जिसमें काइनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी हम करते हैं उसके कॉज को मतलब इग्नोर करके। ओके, तो डायनामिक्स में मोशन का कॉज हम देख के मतलब उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और अभी आप आइए 1D मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ओके, तो 1D मोशन क्या है आपका, तो 1D मोशन में आपका एक ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ओके, और सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तब हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1D मोशन में है। क्यों? क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ एक सिंगल एक्सिस ही हम डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए आइदर एक्स और वाई एक्सिस। तो इसीलिए हम इसको 1D मोशन बोल सकते हैं। ठीक है,
ओके। तो कर्विलिनियर मोशन आपका क्या होता है? कर्विलिनियर मोशन में हम आ, तो इस केस में ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है, तो ये आपका कर्व्ड है। मतलब अगर हम सिंगल एक्सिस से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इ- इसीलिए ये 2D मोशन में होगा। ठीक है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस चाहिए होगा। ठीक है। तो हम एक मोशन को क्लासिफाई 3 टाइप से हम कर सकते हैं। पहला 1D मोशन, दूसरा 2D मोशन, और तीसरा 3D मोशन। ओके। तो 1D मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और 2D में ऑब्जेक्ट प्लेन में है, और 3D में ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है। ठीक है। तो स्पेस आपका क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका मतलब पकड़ नीचे की क्यूब है। ठीक है। क्यूब है, ये आपका सिलेंडर, क्यूबर्ट, मतलब इन तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है। ऐसे। ओके। एक्स वाई और जेड एक्सिस चाहिए होता है हमें। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट मतलब एक 3 डायमेंशनल फिगर के अक्रॉस मूव करे, तब हम बोल सकते हैं कि ये आपका स्पेस में है। हाँ। तो इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी वॉल्यूम के अक्रॉस मूव करता है, तब हम बोल सकते हैं कि वो 3D मोशन में है। ओके। तो तभी दूसरा क्लासिफिकेशन है मोशन का कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है पार्टिकल का। ओके। अच्छा। तो वेलोसिटी आपका क्या था? स्पीड आपका था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके। और वेलोसिटी आपका था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी चेंज होता है। मतलब एक्सीलरेशन आपका नॉन जीरो होता है। ठीक है। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है आपका कि अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन में अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सीलरेशन 0 है। हाँ। तो एक्सीलरेशन 0 है, मतलब आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट होगा। ओके। और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में क्या होता है आपका आपका एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक्सिलरेशन आपका कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी आपका या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ओके।
और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में आपका एक्सिलरेशन चेंज होता है। ओके, तो एक्सिलरेशन आपका ज़ीरो नहीं होता और कांस्टेंट भी नहीं होता है। ओके, तो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली होगा आपका। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल्स टू इतना है एंड इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब क्या है आपका कि ये आपका 1D मोशन है। ओके, ठीक है, और कर्विलिनियर के केस में आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है ऐसे ऐसे। हाँ, तो एक कर्व के एक्रॉस में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उसका टेंजेंट है। ओके, तो टेंजेंट अगर आपका चेंज होता है तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, और डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो मोशन भी आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, और 1D मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म होगा। ओके, अभी आप आइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस आपका क्या है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल और बॉडी इन ए गिवन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस आपका टोटल लेंथ होता है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये सब आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है, और क्लास नाइन्थ में वो भी था कि डिस्टेंस आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। ओके, तो इस बार बस आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपका एक ऑब्जेक्ट अगर ए से बी होके ई तक आ जाए तब उसका डिस्टेंस ये लेंथ होगा। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब इन ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा फिर आपका एफ का लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आर सी माइनस
पोजीशन वेक्टर आर ए आपका ऐसी वेक्टर आपका होगा। हाँ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपका होगा। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, मतलब ये इनका लेंथ। ओके, तो सेम यहाँ पर भी है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, और आप यहाँ पे, हाँ, आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड लिया है। ठीक है, अभी आप आइए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। तो ये यहाँ पर फर्स्ट आपका है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो स्पीड आपका क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम था, और एवरेज स्पीड आपका टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम है। ठीक है, सेम आपका एवरेज वेलोसिटी भी है। तो एवरेज, अच्छा, तो वेलोसिटी आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, और एवरेज वेलोसिटी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा फिर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम। ओके, तो आपका आर आई से आर एस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा आपको, वो आपका है टोटल टाइम। ओके, तो ठीक है, तो ये आपका था एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आप पकड़िए कि आपका ऑब्जेक्ट आर आई से आर एफ तक पहुंचा है। हाँ, और आर आई तक जाने में उसको टाइम उसको लगा T1, और आर एफ तक जाने में T2 टाइम उसको लगा। ठीक है, तो आपका टोटल टाइम क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में T2 माइनस T1, जो आपका डेल्टा टी होगा। ठीक है, ओके, तो अभी आप आइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब आपका क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस में आपका एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपका वेलोसिटी या स्पीड आपका क्या होगा, वो आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, या स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस में आपका चेंज इन टाइम आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। तो इसका मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, तो लिमिट आपका क्या होता है कि हम एक वैल्यू को उसके वेरिएबल के, हाँ, मतलब बिल्कुल क्लोज हम करके चलते हैं। जैसे कि आप पकड़िए कि
एक्स माइनस ए एक आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक्स का वैल्यू ए के बिल्कुल क्लोज है, हाँ, लेकिन इक्वल नहीं है ए के, ठीक है। लेकिन एक्स आपका बहुत क्लोज है, एक्स आपका ए के छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी आपका हो सकता है, लेकिन जो आपका ए के क्लोज है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं एक्स टेंस टू ए, ओके। और यहाँ पे एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसको हम इसको कैसे कर सकते हैं कि एक्स को ए आप कर लीजिए, तो ए माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू है ये, ठीक है। सेम आपका इसकी प्रति डेल्टा की आपका ज़ीरो के क्लोज दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू ज़ीरो के मतलब ज़ीरो नहीं है, ले, लेकिन ज़ीरो के क्लोज है ये, ठीक है। तो इस केस में हम छोटे वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर बहुत ही छोटा चेंज होता है तो इस केस में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो इस केस में डी आर वेक्टर बाई डी टी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आर आपका इस केस में पोजीशन वेक्टर है बॉडी का, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका क्या है कि सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, क्यों? क्योंकि स्पीड के केस में डायरेक्शन आपका नहीं होता, इसीलिए, ठीक है। सबका मॉड होगा इस केस में, ओके। अभी आप आइए एवरेज एक्सीलरेशन में, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलर तो एवरेज एक्सीलर तो एवरेज एक्सीलरेशन में क्या होता है आपका कि ए वेक्टर एवरेज आपका डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या है आपका, आपके वेलोसिटी के केस में एवरेज वेलोसिटी आपका क्या था, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर बाई डेल्टा टी। सेम आपका एक्सीलरेशन के केस में बस आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका है, ठीक है। और वेलोसिटी के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका होता है, ठीक है। तो यही आपका बस डिफरेंस है, ओके। और दूसरा आपका क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में आपका सेम है, बस वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट आपका था और एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी ये सबका होगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में क्या आपका था, आर था। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में वी होगा सिर्फ, ओके। और बाकी सब आपका सेम है,
ठीक है। अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा और एवरेज स्पीड इसका फाइंड करना है। ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे आपका वो टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल के अंदर जो स्पीड है वो है दिया हुआ है। ठीक है। तो आपका 2 सेकंड में स्पीड आपका 2 मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस फिर आपका क्या होगा इस केस में? टोटल डिस्टेंस सबका सम ही होगा। तो 2 into 2 है फर्स्ट, प्लस दूसरा क्या आपका है 5। ओके। तो सेकंड 3 है और स्पीड भी 3 है। तो 3 into 3। ठीक है। तो ऐसा आपका क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम है। ओके। तो टाइम इस केस में 5 है और इस केस में स्पीड 4 है। तो 5 into 4। नेक्स्ट आपका 5 है टाइम और स्पीड 2 है। तो 5 into 2 और इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा आपका 43 मीटर। ओके। और एवरेज स्पीड क्या होगा फिर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस आपका 43 है। ठीक है। और टाइम आपका 0 से 15 तक है। तो टोटल टाइम 15 होगा इस केस में। ओके। तो 43/15। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको वो मिलता है 2.813 130 एट समथिंग कुछ आपका होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। 87 आप पकड़ लीजिए, 87 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या आपका था कि ए पार्टिकल इज मूविंग along x-axis, its x coordinate varies with time as xt इतना आपका है। और आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। ओके। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपका था? एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई डेल्टा टी। हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बाई टाइम का डिफरेंस था। तो इसमें यह आपका 2 सेकंड होगा और ये आपका 0 सेकंड होगा। और यहाँ पे 2 - 0 होगा। ठीक है। और इस पर आपका 2 सेकंड करने पे 4 into 2 -6 होगा, -2 into 0 +4 into 0 -6/2। ओके। तो ये आपका 8 होगा, +8 होगा, -6 होगा और ये आपका +6 होगा बाई 2 होगा। ओके। और इसको सॉल्व करने के बाद 8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर
आता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक्स का पोजीशन और वाई का पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2 t² ओके। तो एक्स आई कैप प्लस वाई आपका ये है वाई जैकेट होगा। ठीक है, और तो एट टाइम इक्वल टू 0 आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या होगा? टाइम 0 पे आपका डी आर वेक्टर बाई डी टी था। ठीक है, तो डी डी टी और यहाँ पे 2 t² प्लस t³ ओके आई कैप कैप। तो ये आपका 4 t होगा और ये आपका 3 t² होगा। सेम आपका एट टी इक्वल्स टू 2 में फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा आपका? तो ये आपका 0 था। हाँ, तो 0 के केस में v भी आपका 0 होगा। हाँ, और ये आपका इतना था और 2 सेकंड में 4 × 2 आई कैप प्लस 3 × 2 स्क्वायर जैकेट ओके। तो 8 आई कैप प्लस 12 जैकेट होगा। ठीक है, देन आपको अभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या था? वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर बाई डेल्टा टी। तो वी एफ आपका इसमें ये है और वी आई आपका 0 है और डेल्टा टी आपका 2 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 i कैप प्लस 6 जे कैप आपका आता है आंसर। ठीक है, तो अभी आप आइए यूनिफॉर्म मोशन पे। तो यूनिफॉर्म मोशन मैंने पहले ही आपको बोल दिया था और ये भी आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो आपका वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है देन आपका वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये आपके कुछ पॉइंट्स है यूनिफॉर्म मोशन के कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, स्पीड आपका सॉरी डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम होगा और डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव whereas displacement and velocity may be पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका ए- एक पार्टिकल है जो आपके फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया है। ठीक है, तो आप पकड़िए कि ये आपका हाफ है और इसका डिस्टेंस एक्स है और इसका भी एक्स है। हाँ, और इसका
स्पीड v1 है दिया हुआ और इसका स्पीड v2 है दिया हुआ। ओके, तो फर्स्ट हाफ में स्पीड v1 था और सेकंड हाफ में स्पीड v2 था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपका क्या होगा? ओके, तो ये आपका बिल्कुल आसान है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा? एक्स प्लस एक्स होगा। और टोटल टाइम आपका इस केस में क्या होगा? फर्स्ट हाफ में टाइम आपका क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इस केस में v1 है और डिस्टेंस आपका x है, तो टाइम आपका x बाई v1 होगा। सेम इस केस में टाइम आपका x बाई v2 होगा। तो ये आपका टोटल टाइम होगा इन दोनों का सम। ठीक है, तो 2x होगा और x कॉमन है और एलसीएम लेने के बाद ये आपका v1 प्लस v2 होगा। ये कैंसिल, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आपका आंसर होगा इस केस में। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो ए पार्टिकल travels first half of the total time with speed v1 and second half with speed v2। ओके, तो आपका यहाँ पे टाइम है इस पर। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ का टाइम है इस पर। ठीक है, आप पकड़िए कि फर्स्ट हाफ में टाइम आपका टी था और सेकंड हाफ में टाइम आपका टी है फिर से। हाँ, और फर्स्ट हाफ का स्पीड आपका क्या है? v1 और सेकंड हाफ में स्पीड आपका v2 है। हाँ, तो फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इंटू टाइम था। तो ये आपका v1 इंटू टी होगा। सेम आपका इस केस में v2 इंटू टी होगा। ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, मतलब v1 टी प्लस v2 टी और नीचे आपका टी प्लस टी टोटल टाइम। ठीक है, और टी कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल, देन v1 प्लस v2 बाई 2 होगा आपका आंसर। ठीक है, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखिए ठीक से। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ओके, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब आप ये कि ये आपका x है डिस्टेंस, तो ये भी आपका x होगा डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका स्पीड है v1 इस केस में। ठीक है, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस के केस में उसके 1/3 टाइम जब था। हाँ, तो उसके 1/3 एक है टाइम है और दूसरा आपका 2/3 होगा। तो 1/3 टाइम में स्पीड उसका v2 था। हाँ, तो आप प्रक्रिया की इस केस में टाइम v1 था।
फर्स्ट हाफ में। ओके, तो सेकंड हाफ में उसका एन क्या होगा, T2 होगा। ओके, तो वन थर्ड ऑफ T2 में इसका स्पीड V2 है, और टू थर्ड ऑफ T2 में उसका स्पीड V3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो इस केस में एक्स प्लस एक्स ही होगा, और टोटल टाइम क्या होगा आपका, T1 प्लस T2। ओके, तो आपको T1 और T2 फाइंड करना है, और एक्स के साथ कैंसिल करना होगा। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, तो इस केस में फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस क्या होगा आपका, हाँ मतलब टाइम क्या होगा आपका फर्स्ट हाफ में, T1 इक्वल टू V1 है, तो V1 इंटू सॉरी टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड है, तो डिस्टेंस बाई V1। ओके, ये आपका V1 होगा। हाँ, और T2 का डिस्टेंस आपका क्या होगा फिर, 1/3 T2 इंटू V2 एक है आपका, प्लस 2/3 T2 इंटू V3 दूसरा डिस्टेंस है, और इनका सम आपका x होगा, ये x है। ओके, तो T2 इस केस में क्या होगा फिर, x/V2/3 प्लस 2V3/3। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3x/V2 प्लस ये आपका इक्वल होगा। ओके, तो T1 के केस में वैल्यू आपका x/V1 है, और T2 में ये आपका T2 का है। ओके, तो T2 में 3x/V2 प्लस V3 है। ठीक है, तो आप इस केस में x को कॉमन ले लीजिए, तो आपका 1/V1 होगा, प्लस 3V2 प्लस 2V3 होगा। ओके, तो आपका एक्स एक्स कैंसिल है, और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद V2 प्लस V3 होता है, और ऊपर में आपका V2 प्लस 2V3 प्लस 3V1 होगा, इक्वल्स टू इसको उल्टा कर दीजिए, देन 2V1 इंटू V2 प्लस 2V3 बाई 3V1 प्लस V2 प्लस 3V3। ओके, तो ये आपका फाइनल एवरेज स्पीड होगा। इसमें हमें क्या मिलता है कि वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोशन के मतलब तीन फॉर्मूलाज है, जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो इस केस में पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा x इक्वल्स टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा है 2
ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने क्लास 9th में मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू हमारा क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा है एक्सेलरेशन, एस है डिस्प्लेसमेंट, ओके। और टी हमारा टाइम होगा इस केस में, ठीक है। और यहाँ पर बस जेई के लिए या या नीट के लिए बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा, जो है साइन कन्वेंशन का, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल एक्स वाई प्लेन जैसा ही होगा। तो इसकी इसमें ऊपर में पॉजिटिव है और नीचे जाओ तो नेगेटिव है, ठीक है। सेम वाई एक्सिस जैसा वर्टिकल में होगा, और हॉरिजॉन्टल में सेम एक्स एक्सिस जैसा राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी आप आइए यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला है कि एक इनिशियल वेलोसिटी हमारा ज़ीरो कब होगा, केस वन में, जब ऊपर से मतलब सिर्फ छोड़ देंगे हम, हाँ। तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होता है, और ये हमारा जी के इक्वल होता है। और जी हमारा क्या था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी का वैल्यू क्या था, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जी इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो जी नीचे है, ठीक है। तो जी नीचे है, इसीलिए जी का वैल्यू माइनस में होगा, ओके। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से मतलब कुछ फोर्स के साथ छोड़ा हो, तो इसमें एक हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में यू ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड केस में क्या है कि यू नीचे से ऊपर में मतलब झुक रहा है, ठीक है। तो इस केस में यू का एक वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि इस केस में ये फोर्स अप्लाई करके छोड़ा है ऊपर में, इसीलिए, ठीक है। तो यू जितना ऊपर जाएगा उतना उसका स्पीड कम होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पीड कम होते होते जब ये ज़ीरो होगा, तब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, और उस पॉइंट से ये नीचे आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा थर्ड केस था, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई। तो एक टावर है ऐसे, ओके, और इसका लेंथ 40 मीटर है, और एक बॉल को टावर के टॉप में से ऊपर में छोड़ा गया है, ठीक है। और विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में यू 10 मीटर पर सेकंड होगा,
इनिशियल वेलोसिटी और हाइट है यहाँ पे, और आपका जी है दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जी हमारा नीचे होगा, तो इसमें जी माइनस होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यू ऊपर है इसलिए प्लस में होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू प्लस होगा, ओके, और g इक्वल्स टू माइनस होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला में क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें हमारा टी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। एस 40 है, यू 10 है, और ये हमारा जी -10 है, टी स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा 40 इक्वल्स टू 10 टी -5 टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 5 टी स्क्वायर -10 टी प्लस 40 होगा इक्वल्स टू 0। तो इस जगह पे अगर हम 5 को कॉमन ले लें, 40 + 8, ओके, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप अ, देख सकते हैं कि ये हमारा डिवाइड मतलब नहीं जा रहा है, मतलब ये हम फैक्टर फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं। ये क्यों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स का हमने साइन कुछ नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो इस केस में एस हमारा क्या होगा, सिंस हम बॉल को ऊपर से नीचे तक हम छोड़ रहे हैं, और ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हम काउंट करेंगे, और सिंस इसका डायरेक्शन नीचे होगा, तो ये -40 होगा, ओके। माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा, और इस केस में हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा ऐसा आएगा, और इस केस में p होगा 4 और p होगा -2, लेकिन माइनस हमारा नहीं होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम p को पुट रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम होगा 4 सेकंड, ठीक है। अभी आप आइए दूसरे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू, ओके। तो बॉल हम इस पर ग्राउंड से हम छोड़े हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ओके, और हम बॉल को ग्राउंड से हम अपवर्ड छोड़े हैं, ठीक है। और ये बॉल वीडियो, ओके, और द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर, दैट टाइम the time interval being 6 seconds, find u, take g equals to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमारा u तो है, ये फाइंड करना होगा हमें, और यहाँ पे
हाइट है 80 मीटर, ठीक है। हाइट इस केस में 80 है, और इस केस में हाइट प्लस होगा। क्यों? क्योंकि बॉल पूरा ऊपर तक गया है, इसीलिए। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में बॉटम टू, मतलब हाँ, बॉटम टू टॉप हुआ है, मतलब लो टू हाई हुआ है। तो इस केस में डायरेक्शन ऊपर है, तो हाइट प्लस में होगा, ठीक है। और टाइम तो 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो हम ये बाद में हम देखेंगे। और अभी आप ये देखिए कि जी इसमें माइनस होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जी आपका हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसीलिए, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका ये बॉल 80 मीटर तक ये गया है एट टू टाइम्स द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट टाइम्स द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एस इसमें 80 है, यू टी हमें फाइंड करना होगा। तो यू टी प्लस हाफ जी इस केस में -10 है। तो ये हमारा क्या होगा? 80 इक्वल्स टू यू टी -5 टी टी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें टाइम क्या होगा फिर? टी इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, मतलब -b। ओके, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 ये ए ये सी बाई ट्वाइस है, ट्वाइस है। ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो u प्लस माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर -5 4 20, तो ये 1600 बाई 10 होगा, ठीक है। तो ये हमारा t है, ठीक है। तो यहाँ पे t का हमें दो वैल्यूज हमें मिलता है, ठीक है। तो दो वैल्यूज इस केस में क्या क्या होगा? t का t1 आप पकड़िए u प्लस में है, और t2 फिर क्या होगा आपका? u माइनस में होगा, रूट यू स्क्वायर -1600/10। ओके, और इस केस में इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये 2 बार हुआ, तो 2 बार होने के बीच में जो टाइम था, मतलब टाइम इंटरवल, वो आपका 6 सेकेंड है। तो ये इक्वल्स टू 6 होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये माइनस करने के बाद क्या मिलता है आपको? रूट ओवर यू स्क्वायर -1600/5 इक्वल्स टू 6। ओके, तो
यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स टू 6 5 30, और 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर आपका 2500 होगा, और यू इस केस में प्लस माइनस 50 होगा। ठीक है, तो यू आपका यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड होगा आंसर। ओके, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards with velocity 40 meter per second. Find the displacement and distance traveled by the particle in second, 4 second and 6 second. ओके, तो यहाँ पे एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस केस में ये मैक्सिमम आईटीए कब तक जाएगा, जब तक इसका स्पीड ज़ीरो नहीं होता। ओके, तो जब इसका स्पीड ज़ीरो होगा, इस केस में ये नीचे आएगा। ओके, तो जब तक ये पार्टिकल ऊपर तक जाएगा, तब तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ओके, और जब ये नीचे आएगा, तब इसका डिस्टेंस बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, तो हमें टाइम फाइंड करना है जब तक ये एक पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस केस में यू हमारा 40 है और वी हमारा 0 है। ठीक है, और जी तो आप सबको पता ही है, -9.8 या -10 हम करके कर सकते हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए कि टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और यू इस केस में 40 मीटर पर सेकंड होगा, और तभी आपको ये फाइंड करना होगा। तो ओके, तो v तो 0 ही है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, तो हमें टाइम फाइंड करना है ना। टाइम फाइंड करने के लिए ये आप यूज़ कर लीजिए, इससे अच्छा। इक्वल्स टू यू प्लस 80। ओके, तो इस केस में v 0 है, u 40 है, a -10 है, और ये t है आपका। ठीक है, तो -40 इक्वल्स टू -10 इंटू टी। तो टी इस केस में 4 सेकंड निकल के आता है। ठीक है, तो 4 सेकंड तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और 4 के ज़्यादा जब जाएगा, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका इस केस में 2 सेकंड तक डिस्टेंस, और 4 सेकंड तक डिस्टेंस अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो u इस केस में 40 है,
और 2 सेकंड के लिए आपका टाइम 2 होगा, हाफ ए इस केस में -10 और ये आपका 2 स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल, 42 ज़र 80 -20 मतलब 60 मीटर होगा आपका 2 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू 60। ओके, और बी नंबर में ई इक्वल्स टू 4 पुट करके चेक करना होगा हमें। ठीक है, तो यू इस केस में 40 होगा, टी 2 होगा प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी टी 4 होगा इस केस में। ओके, तो 4 4 से 16 से कैंसिल जाके 8 होगा, तो 8 10 से 80 होगा। ओके, तो ये आपका 80 मीटर होगा। तो इस केस पर भी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा और ये आपका 80 मीटर होगा। ठीक है, और 3 नंबर में लास्ट में 4 सेकंड तक ये 80 मीटर हाइट तक पहुंचने के बाद ये आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 80 मीटर होगा। ठीक है, और उसके बाद ये डाउनफॉल करता है और जब आपका टाइम 2 सेकंड तक जाएगा तब क्या होगा उसका स्पीड, वो हमें फाइंड करना होगा और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो स्पीड वैसे नहीं है हमें निकालना, बस हमें क्या करना होगा कि 40 = 6 सेकेंड। ओके, 6 सेकेंड के लिए हमें क्या करना होगा, 4 सेकंड तक इसका डिस्टेंस इतना था और टॉप में पहुंचने के बाद बस 4 + 2 मतलब 2 सेकंड का मतलब डिस्टेंस हमें डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका U 40 है, तो जी आपका माइनस में ही होगा और V = U + 80 से हमें V भी मिल जाएगा। तो इस केस में मतलब फॉर लास्ट सेकंड हम पकड़ेंगे कि आपका U 0 है। क्यों? क्योंकि टॉप में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और फाइनल नहीं पता हमें, और टाइम सेकंड है। ओके, और हमें बस एस फाइंड करना होगा इस केस में। ठीक है, तो यू दिया हुआ है, जी भी हमें पता है, जी क्या होगा -10 और टी भी दिया हुआ है, तो वी हमें चाहिए भी नहीं होगा इस केस में। तो एस = UT + हाफ 80 स्क्वायर से पूरा निकल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यू इस केस में 0 होगा, हाफ ए इस केस में -10 और पी का स्क्वायर मतलब 4 होगा। ओके,
तो ये हमारा -20 होगा मीटर। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में -20 है। तो आपका लास्ट के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट -20 हुआ। ओके, तो आपका 3 नंबर में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 4 सेकंड तक +80 और लास्ट के 2 सेकंड -20। तो 80 -20 मतलब 60 मीटर होगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? टोटल डिस्टेंस इस केस में सिर्फ प्लस होता है। ठीक है, तो 4 सेकंड तक 80 देन +20 मतलब 100 मीटर होगा डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अभी आप आइए वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम फाइंड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें स्मॉल वैल्यूज में हमें एरर कम मिलते हैं। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हमारा वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्मली अप डाउन नहीं होगा। तो इस केस में हम ठीक से मेजर कर नहीं पाएंगे। ओके, तो इसीलिए एरर्स भी ज़्यादा आएंगे इस केस में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि हम एक वैल्यू का मतलब बिल्कुल स्मॉल पार्ट हम चूज करते हैं ऐसे करके। ओके, और ये हमारा नेग्लिजिबल पार्ट है, तो इसीलिए एरर भी नेग्लिजिबल होगा। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें पूरा कर्व का वैल्यू हमें मिल जाता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में हम इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं। और उससे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके। और आप अब देख सकते हैं कि वी तो मतलब आपको पता ही है, वी और ए का आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज dx/dt और dv/dt। ओके, और लेकिन इसमें दूसरा भी मतलब आपका एक फॉर्म है ए का। तो आप ए को क्या लिख सकते हैं? आप ds/dt इंटू dv/dt ds। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में आप ds और ds को मतलब काट के फिर से dv/dt आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ds/dt आपका क्या होता है? वेलोसिटी है। हम्म, तो s आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और ds/dt आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका होगा इस केस में। ठीक है, और के साथ इंटू dv/ds ये आपका s होगा। ठीक है, तो अभी आप आइए
इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल सिमिलर है। तो आपका v क्या था, ds dt था। हाँ, तो ds आपका क्या होगा, v dt होगा। ठीक है, और दोनों साइड को इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलता है आपको, ds से ये आपका s होगा और ये आपका v dt होगा। ठीक है, तो हम क्लास 9th और 10th में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो इसके पर भी वेलोसिटी इनटू स्मॉल, मतलब एक बहुत ही स्मॉल टाइम आपका है dt। ठीक है, तो उस टाइम को मतलब पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज़ किया है। ठीक है, तो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt होगा। ओके, सेम आपका एक्सीलरेशन के केस में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt होगा। ओके, सेम है आपका। तो v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू आपका a था कि नहीं, तो t को साइड चेंज करने के बाद स्मॉल टाइम के लिए dt होगा और यहाँ आपका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका दूसरा हुआ। और तीसरा आपका है ये कंडीशन। तो इसमें क्या होता है आपका, p dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a ds। ओके, अच्छा, तो इन सब में आपका क्या था कि v शुड बी आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ t। ओके, इस केस में, और इस केस में a आपका कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ t होगा। सेम आपका इस केस में a आपका या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ f होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं a इक्वल्स टू v इंटू डी वी डी एस था। ओके, तो a इक्वल्स टू v इंटू डी वी डी एस था, और डी एस को साइड चेंज करने के बाद v डी वी इक्वल्स टू a डी एस होता है, और उसके बाद बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन है, और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन है। सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है, डिस्टेंस से वेलोसिटी क्या होगा आपका, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होगा। सेम वेलोसिटी से एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा, और सेम आपका इसके उल्टा करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा एक्सीलरेशन का। सेम आपका वेलोसिटी से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना होगा, ऐसे करके। ओके,
अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस का मतलब पोजीशन। ओके, और आपको फाइंड करना है टाइम जीरो में उसका पोजीशन और वेलोसिटी। ओके, तो टाइम जीरो में, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स आपका क्या होगा, 20 प्लस जीरो माइनस जीरो मतलब 20 होगा उसका पोजीशन टाइम जीरो में। ओके, और वेलोसिटी क्या होगा आपका, डी एक्स बाई डी टी होगा। तो 20 आपका जीरो होगा, कांस्टेंट है, प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस 12। ओके, तो टाइम इस केस में ज़ीरो है। ओके, तो 3 इंटू 0 माइनस 12, तो आपका वेलोसिटी इस केस में -12 होगा। ठीक है, और बी नंबर में स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड और नॉट। ओके, तो एक्सिलरेशन आपका यूनिफॉर्म कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब। ठीक है, तो ए आपका इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका डी वी बाई डी टी है। तो वी आपका क्या है, थ्री ई स्क्वायर माइनस 12 है। ओके, तो ये आपका 60 आ, आता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, तो इस केस में ए आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, और सी नंबर में क्या है कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ओके, तो वेलोसिटी उसका जब जीरो होगा तब अ, तब पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको v को ज़ीरो करना है, और उसके बाद आपको बस वैल्यूज करके फाइंड करना होगा। ओके, तो v आपका क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 12 है यहाँ पे। ओके, तो आपका t इस केस में प्लस माइनस 2 होता है। ओके, तो टाइम आपका 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है, तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो एट टी इक्वल्स टू 2 इसका पोजीशन 20 प्लस 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2 होगा। तो 20 प्लस 8 माइनस 24 मतलब 4 मीटर इसका पोजीशन होगा। ओके, ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। वेलोसिटी time equation of a particle moving in a straight line is v equals to 10 plus t plus 3 t square, और इसका SI यूनिट्स में है ये, और फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द mean position at time t equals to 1 second if it is given that displacement is
20 मीटर एट t इक्वल्स टू 0 टाइम। ओके। और बी आपको एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन फाइंड करना होगा। ओके। तो इस केस में v आपको ये दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके। और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 1। तो टाइम 0 से 1 तक जब ये जाएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। इफ इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 एट टाइम 0। ओके। तो टाइम 0 में इसका डिस्प्लेसमेंट 20 था। ठीक है। तो v आपका क्या होगा एट, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे, मतलब टाइम इक्वल्स टू 1 या 0 पे आपका v ds/dt होगा इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके। तो इस केस में आपका s क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dt होगा। ओके। तो यहाँ पे लिमिट आपका क्या होगा, 0 to 1। तो इस टाइम के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है। लेकिन आपको, अच्छा तो इसकी बल्कि आपका लिमिट होगा, क्यों? क्योंकि टाइम 0 पे, अच्छा 1 मिनट मैं करता हूँ, मैं फिर से पहले से, जब आपको समझ में आएगा आपको ठीक से। ठीक है। तो ये तो ये आपका एक्सप्रेशन है। और उसके बाद डी एस इक्वल्स टू क्या होगा आपका 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी होगा। ओके। और अभी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डीएस से आपको एफ फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड में। ओके। और यहाँ पे वेरिएबल आपका p है। तो p आपका इनिशियली 0 था, मतलब मीन में 0 था और फाइनल में 1 था, तो 0 to 1 होगा। सेम आपका इनिशियली 20 था, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 था और फाइनली आपको फाइंड करना है। तो आप प्रक्रिया की ये आपका एस होगा फाइनल में। ओके। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद s-20 होगा इक्वल्स टू, ये आपका क्या होगा 10 dt। ओके। 10 dt प्लस 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt। ओके। और सब में आपका इंटीग्रेशन आएगा 0 to 1। ओके। इंटीग्रेशन। और उसके बाद आपको क्या करना है कि बस इंटीग्रेट अभी करना होगा आपको। इम्प्लाइज s-20 इक्वल्स टू, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x ही होता है और लिमिट के साथ ये आपका क्या होगा 1 - 0। ओके। तो सेम इसमें 10 आपका कांस्टेंट है और ये आपका t होगा 0 to 1। ओके। फिर आपका दूसरे पार्ट में भी 2 आपका कांस्टेंट है और
आपका एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। ओके, सेम इस केस में ई स्क्वायर बाई टू होगा, ये आपका 0 to 1 होगा। ये सब आपने बेसिक मैथ में पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब छोड़ा था, मतलब यूट्यूब में हमने रिलीज किया था। तो ये आप देखना ज़रूर, ठीक है, अगर ना देखा हो तो। ठीक है, तो अभी आप आइए टी स्क्वायर में। ओके, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री होता है। ओके, तो इस केस में थ्री इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, और ये आपका 0 to 1 होगा फिर से। ओके, तो ये आपका 10 इंटू 1 - 0 प्लस 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, कांस्टेंट से ये सब, ठीक है। और टी के मतलब ये बदले में क्या होगा, ये भी टी होगा। तो 1 - 0, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, प्लस ये भी आपका 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। ओके, तो ये आपका 10 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, तो 12 होता है ये। दिस implies s minus 20 equals to 12 implies s equals to 32। ओके, तो आपका इस केस में डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर निकल के आता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन में क्या होता है आपका, ए आपका क्या था, डी वी बाई डी टी था, ठीक है। तो v इस केस में क्या है, 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका 0, सेकंड पार्ट 2, और थर्ड पार्ट 60। तो ए आपका 60 प्लस 2 होगा, ये आपका इक्वेशन होगा एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन का। ओके, ये आपका ए नंबर होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और ये सब आप प्रैक्टिस ज़रूर से करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।